नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हर भारतीय के घर की रसोई से जुड़ा हुआ एक बहुत कड़वा सच है। और एक ऐसा सच है जिसे बयान और आंकड़ों के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ज़मीन पर सच है वो पूरी ताकत के साथ में दिखाई दे रहा है। और आज का सवाल है, क्या देश में गैस का संकट है, क्या एलपीजी की कमी है और क्या तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, या फिर ये सब सिर्फ अफवाह है? क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमारे पास गैस का एक पर्याप्त स्टॉक है, कभी कहा जाता है कि 60 दिन का भंडार मौजूद है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर ज़मीन पर दिखाई दे रही है वो इन दावों को चुनौती देती है और चुनौती देती नज़र भी आ रही है। और यही विरोधाभास आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर के खड़ा है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कागज़ों में नहीं होती है और सच्चाई सड़कों पर होती हैं, सच्चाई होटल्स और ढाबों में होती हैं, और सच्चाई उन लोगों के अनुभव में होती हैं जो हर दिन इस व्यवस्था के साथ में जी रहा है। और मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। कल मैं जयपुर से दिल्ली तक का सफ़र सड़क मार्ग से करके आया और रास्ते में कई जगह रुका चाय पानी के लिए, लेकिन जो जवाब मिला वो सिर्फ एक इनकार नहीं था, वो एक सबसे बड़े संकट की चेतावनी थी। कि किसी ढाबे वाले ने कहा कि साहब गैस ख़त्म हो रही है, तो किसी ने कहा कि ये आखिरी सिलेंडर है और इसके बाद शायद चाय भी नहीं मिलेगी, और कुछ ने तो साफ मना ही कर दिया कि गैस नहीं है, और किसी ने कहा कि लकड़ी के चूल्हे से बनी हुई चाय पी लीजिएगा, धुआं तो या धुएं की गंध तो आएगी लेकिन चाय यही मिलेगी, और इसलिए चाय आपको नहीं मिल पाएगी कि यहाँ पर गैस नहीं है। अब आप सोचिए, जिस देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, और जहाँ सुबह की शुरुआत चाय से होती है और जहाँ हर चर्चा चाय पर होती है, अगर वहाँ चाय मिलना ही बंद हो जाए तो फिर हालात कितने गंभीर हो सकती हैं। ये सिर्फ चाय का संकट नहीं है, ये उस व्यवस्था का संकट है जिस पर हम भरोसा करते हैं। और अब सवाल उठता है कि अगर सरकार के पास इतना स्टॉक है तो बाज़ार में कमी क्यों है, और अगर सप्लाई पर्याप्त है तो ढाबों पर और होटल्स में गैस खत्म क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कागज़ों में सब कुछ सटीक और सही चल रहा है, लेकिन ज़मीन पर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है? क्योंकि जब बयान और हकीकत में फ़र्क होता है तो वहीं से संकट पैदा होता है। और अब इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि काला बाज़ारी है। क्योंकि जहाँ कमी होती है वहाँ मुनाफाखोरी अपने आप में जन्म ले लेती हैं, और आज गैस सिलेंडर उसी मुनाफाखोरी का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। जिस सिलेंडर की कीमत बाज़ार में करीब 1000 रुपये होनी चाहिए, वही सिलेंडर आज बाज़ार में 4 से 5 हज़ार रुपये में बिक रहा है, यानी 4 से 5 गुना महंगा। और ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक संगठित लूट है, और ये एक काला बाज़ारी है। और ये लूट किसी अंधेरी गली में नहीं बल्कि खुलेआम हो रही है। होटल संचालक खुद मान रहे हैं कि उन्हें महंगे दामों पर मजबूर होकर के सिलेंडर खरीदने पड़ रही हैं, और जब इनपुट महंगा होगा तो आउटपुट भी महंगा होगा। और यही वजह है कि जो चाय सबसे पहले 10 रुपये में मिलती थी, अब वो कई ऐसी होटल्स है जो हाईवे पर है, वहाँ पर 20 रुपये में मिल रही है। यानी आम आदमी की जेब पर एक सीधा हमला है। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि हर खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी। और अब ज़रा प्रशासन की भूमिका भी समझिए, क्योंकि कागजों में कार्रवाई हो रही है। जयपुर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर बालोतरा ज़िले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और छापेमारी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। हाल ही में 4 अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मार करके 14 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उससे पहले भी 6 सिलेंडर जब्त किए थे। बाड़मेर में भी यही हो रहा है, और एडीएम लगातार गैस की जो एजेंसियां हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। और वहां पर जो 14 सिलेंडर जब्त किए गए थे, उनमें से पचपदरा के एक बालाजी किराना स्टोर नाम करके एक दुकान थी, वहाँ से सिलेंडर मिले हैं। और सरस डेयरी के सामने भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई है। ये सब दिखाता है कि प्रशासन सक्रिय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई उच्च स्तर की है
जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर 14 सिलेंडर पकड़े गए तो इसका मतलब ये है कि सैकड़ों सिलेंडर पहले ही बाज़ार में घूम रहे हैं और जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उनको ये सिलेंडर महंगे दामों में मिल रहे हैं। और जब तक मांग ज़्यादा और सप्लाई कम रहेगी तब तक ये कालाबाजारी रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं कानून की, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्त सज़ा होगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि एलपीजी आदेश 2000 के तहत अलग कार्रवाई होती है तो इस प्रकार की सज़ा है वो मिलनी तय होती हैं। अवैध सिलेंडर जब्त किए जाते हैं इस कार्रवाई के तहत और कनेक्शन है वो ब्लॉक किए जाते हैं। यानी कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कानून का डर ज़मीन पर दिख रहा है? और अगर कानून इतना सख्त है तो कालाबाजारी क्यों हो रही है? और अगर निगरानी इतनी मजबूत है तो सिलेंडर ब्लैक में कैसे बिक रही हैं? कहीं ना कहीं सिलेंडर में कमजोरी है या फिर कहीं ना कहीं मिली भगत है। और अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है और इसका सीधा असर वैश्विक तेल और गैस बाजार पर पड़ता है। सप्लाई चेन प्रभावित होती है, कीमतें बढ़ती है और भारत जैसे देश जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर है उन पर इसका सीधा और बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेहतर नहीं कहूँगा मैं, माफ़ कीजिएगा, बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इस संकट के लिए पहले से ही तैयारी की थी? क्या हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था थी या फिर हम हमेशा की तरह संकट आने के बाद ही जागते हैं? क्योंकि एक मजबूत देश वही होता है जो संकट आने से पहले तैयार रहता है, जो अपने नागरिकों को भरोसा देता है और उस भरोसे को ज़मीन पर भी साबित करता है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ गैस की कमी और दूसरी तरफ महंगे दाम, यानी कि या तो गैस मिलेगी नहीं और अगर मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। और ये स्थिति किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और यही कारण है कि लोग अब इसे छिपे हुए लॉकडाउन की तरह इस स्थिति को देखने लगे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन असर वही है। चीज़ें महंगी हो रही है, सेवाएं सीमित हो रही है और आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सच्चाई को कोई स्वीकार करेगा और इस सच्चाई को स्वीकार किया जाएगा? क्या सरकार ज़मीन पर उतरकर हालात को समझेगी और क्या सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा? और क्या कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगेगी? और क्या अगर यहाँ पर किसी तरीके की मुनाफाखोरी हो रही है तो उन पर रोक लगेगी? क्योंकि अगर समस्या को स्वीकार ही नहीं किया गया या नहीं किया जाएगा तो समाधान कैसे निकलेगा? जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई को जितना भी छुपाया जाए वो एक दिन सामने आ ही जाती हैं। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उन्हें स्वीकार करना ही समाधान की पहली सीढ़ी होता है। और अगर हम समस्या को मानेंगे और तो ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अगर हम समस्या को नहीं मानेंगे तो उससे ठीक करना भी हमसे मुनासिब नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई को समझें और उसे स्वीकार करें और मिलकर उसका समाधान निकालें, क्योंकि अंत में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे असर उसी आम आदमी पर पड़ता है जो हर दिन मेहनत करके अपनी रसोई जलाता है और अपने परिवार का पेट भरता है। और आखिर में आज जीवन से जुड़ी हुई एक गहरी और एक छोटी बात बताते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। कई बार हम हार को अंत मान लेते हैं, जबकि वह वहीं से एक नई शुरुआत की, एक नया जज्बा का एक नया रास्ता तैयार होता है। रिश्ते, समय और विश्वास, ये तीनों बहुत कीमती होते हैं जिन्हें संभालना सीखना पड़ता है और दूसरों को बदलने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है और जो मिला है उसमें संतोष रखना है और जो नहीं मिला है उससे सीख लेना ही समझदारी है। और अंत में वही इंसान सफल इंसान होता है जो हालात से नहीं अपने विचारों से मजबूत होता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।